subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, क्या उनके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, E1 रिएक्शंस क्या होते हैं, E2 क्या होते हैं, हम सब कुछ बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, चाहे आप 12th के हो, चाहे फार्मेसी के हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे आप जीपेट के लिए हो या आप नेट के लिए हो, सब में इंपॉर्टेंट होगा। इनसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। बात करें फार्मेसी की तो इस सेकेंड सेमेस्टर में आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 है उसमें यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बेसिकली 3 टाइप के मेजर रिएक्शंस देते हैं, हमको पता है। फर्स्ट हमारा है एसिड रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड हमारा है रिएक्शन विद द मेटल्स। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शंस का। बात करें एल्किल हैलाइड की, जिसे हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड, क्योंकि एलिमिनेशन में आपके जो एटम्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं। तो 2 एटम एलिमिनेट होंगे इस पे, एक होगा हमारा हाइड्रोजन, एक होगा हमारा हैलाइड्स, इसलिए बोलते हैं इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली बात करें ये हमारा, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड्स है जहाँ पे ए और बी 2 एटम स्मॉल एटम जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, बात करेंगे एल्किल हैलाइड की तो इसमें से एक आपका एक्स होगा, हैलाइड होगा, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, है ना। हम इसमें रिएजेंट्स या कैटलिस्ट यूज करेंगे, इसको हीट करेंगे। याद रखिए एलिमिनेशन रिएक्शन जो हैं बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होते हैं। सेम रिएजेंट के साथ में एल्किल हैलाइड लो टेम्परेचर पे एसिड रिएक्शंस दे सकते हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग हाई हीट पे करते हैं, टेम्परेचर हाई रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 डिग्री के आसपास रखते हैं। तो इसमें से ए और बी क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, साथ में बाइंड होके हो सकते हैं, वो अलग मैटर है, डिपेंड करेगा रिएजेंट्स पे, हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा सेचुरेशन है इस पे, ये हो जाएगा हमारे पास अनसेचुरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पाई बॉन्ड से इसमें सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन गया है, 2 सिग्मा बॉन्ड इसमें ब्रेकआउट हुए हैं। तो इनको आप ब्रेक कर लीजिए, इनको बाहर निकाल लीजिए और इन 2 कार्बन के बीच में आप एक बॉन्ड लगा सकते हैं। तो ये होगी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो स्मॉलर ग्रुप है या एटम है वो बाहर होते हैं। देन इसमें जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड में बनते हैं। मतलब ये एक तरीके से सेचुरेशन है, यहाँ पे क्या हो गया, अनसेचुरेशन हो गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन बन गया है एक तरीके से। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना वो एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब जो इनमें जो एंथैल्पी है वो हाई होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपके हाई टेम्परेचर पे होगा, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 50 to 80 डिग्री पे जनरली रिएक्शंस होते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी शो करते हैं एट हाई टेम्परेचर। और बात करें एलिमिनेशन की तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या अल्फा गामा एलिमिनेशन हो सकता है। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो ये बी, हमारा जो बी है वो हमारा एक्स है, मान लो ये बी जो है हमारा एक्स है, एक्स क्या है, हैलाइड है। ठीक है, चाहे आयोडीन हो, क्लोरीन हो, तो उस केस में ये हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके जो बगल वाले कार्बन है चाहे इधर या इधर वो बीटा, और उसके बगल में गामा। ठीक है, तो बात करें हम लोग मेजरली पढ़ते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो कि इसमें होने वाला है। तो इस केस में एक्स हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। और यहाँ पे कोई कार्बन एटम होगा ना तो भी आपका बीटा होगा। तो एक तरीके से अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप बाहर निकलते हैं, हैलाइड ग्रुप बाहर निकलते हैं, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है, इसलिए बोलते हैं इसको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं 3 टाइप के हो सकते हैं, E1, E2 और ECB। क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। तो E1 रिएक्शंस की जो इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो स्टेप्स 2 स्टेप्स में होते हैं, पहली बात। ठीक है, और इसमें
आपका फर्स्ट केस में हमारा जो X माइनस है, जो हैलाइड ग्रुप है, हैलाइड आयन है, वो बाहर निकलेगा। ठीक, उसके बाद बनेगा हमारा प्यारा सा कार्बोकेटायन। तो इसमें कार्बोकेटायंस बनते हैं, इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो सारे जो थ्योरीज हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो कार्बोकेटायंस के होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन सेकेंड स्टेप में हमारा जो बेस है वो इस H प्लस को बाहर निकालेगा और ये बन जाएगा हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। बात करें E2 में, तो E2 में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, सिंगल स्टेप में ही होता है और यहाँ पे डायरेक्टली एक साथ जो आपका क्लोरीन है वो बाहर निकलते रहता है और हाइड्रोजन बाहर निकलते रहता है एक साथ। तो एक तरीके से इसमें ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, बेबी एल्कीन बनता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, और डायरेक्टली बनता है हमारा एल्कीन बनता है। बात करें ECB, मतलब ये होता है कॉन्जुगेटेड बेस। जैसे कि एसिड से अगर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो जो बनेगा प्लस निकाल देंगे, H प्लस निकाल देंगे मान लो, तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो वो क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है। सपोज ये हमारा HX है तो HCl जैसा ही मांग चलो, तो HCl में अगर H निकाल देंगे तो Cl क्या है, Cl माइनस क्या है, जो क्लोराइड आयन है, एनायन है, वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। एसिड से अगर हम लोग H प्लस बाहर निकाल देंगे तो बचा हुआ जो N आयन्स हैं वो कॉन्जुगेटेड बेस है। तो इसमें फर्स्ट आपके कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, इसमें H प्लस पहले बाहर निकलता है, देन X माइनस। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आते हैं फर्स्ट हमारा, हम देख लेते हैं इस पे जो है हमारा फर्स्ट रिएक्शन है E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शंस में हम लोग सेम बात करें, हम लोग एल्किल हाइड लेंगे, तो चाहे E1 हो चाहे E2 हो, उसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड प्रिफर्ड होगा, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि जो रिएक्शन रेट है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड में फास्ट होगा, देन सेकेंड में, देन आपके प्राइमरी में, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही होगा एक तरीके से। इस E1 केस में क्या होगा, कार्बोकेटायन कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड से जब X बाहर निकलेगा तो उससे बनने वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो क्या होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन होगा, जो कि हाईली स्टेबल है या आपके जल्दी बनता है, इसलिए वो पहले बनेगा, इसलिए टर्सरी आपके प्रिफर्ड होते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो बात करेंगे रिएजेंट की, तो हम यूज करेंगे वीक बेस की। वीक बेस में हम चाहे आप सॉल्वेंट के रूप में एल्कोहल ले सकते हैं या फिर हम लोग वाटर भी ले सकते हैं, और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए इसमें हीट जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये X अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेगा, यहाँ से X जो है इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा X माइनस, बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारा कार्बोटाइन। तो इसमें कार्बोटाइन्स बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, ये स्टेप नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, 2 स्टेप्स होते हैं, और ये हमारा होता है RDS होता है, ये हमारा क्या होता है, RDS होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें हीट करेंगे और वीक बेस डालेंगे, तो वीक बेस जो है वो इस H प्लस को बाहर निकालेगा और बनेगा एल्कीन। अब क्वेश्चन ये है कि H प्लस कहाँ से निकलेगा, हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक कार्बोटाइन बनने के बाद अगर हम वीक बेस के साथ में रिएक्शंस कराएंगे, लेकिन टेम्परेचर अगर हम लोग बिलो 20 डिग्री कर लेंगे, ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर पे करेंगे, तब यहाँ पे SN1 रिएक्शंस हो जाएंगे और जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा OH न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक कर सकता है, बाहर निकलेगा नहीं, खुद अटैक कर लेगा, किस पे, इस कार्बोकेटाइन्स पे, इसलिए इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो बात करें E1 रिएक्शंस की, तो E1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका केवल हमारा एल्किल हैलाइड से डिपेंड करता है। जो रेट है ना, रेट है वो केवल RX से भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं इसको। ठीक, क्लियर है। चलिए अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, वो आपके अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक H2O, इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट है ना, वीक बेस है, वो सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं। और ये सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनका जो नेचर है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमारे पास जो X बाहर निकला ना, इस X बाहर निकलेगा, उसको एक सॉल्वेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा कि वो वापस अटैक ना करे। कार्बोकेटायन बन गया, C+ बन गया, और बचा है Cl- निकला है बाहर, तो Cl- तो भी वापस अटैक कर सकता है ना, जुड़ सकता है। तो उसको रोकने के लिए जो सॉल्वेंट है वो आपका प्रोटिक होता है,
ताकि उस X माइनस को, उस लिविंग ग्रुप को, ठीक है, उस एनायन को स्टेबलाइज कर सके, सॉल्वेट कर सके। देन पोलर नेचर क्यों होता है? क्योंकि पोलर नेचर मतलब क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट जो है एक तरीके से उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसकी वजह से ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आयनिक बॉन्ड के बीच में, या बात करें RX के बीच में, ये RX के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बीच में जो आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसको वीक करता है, उसको तोड़ता है, तभी तो बाहर निकलेगा X माइनस। तो ये काम होता है इस सॉल्वेंट का। देन बात करें रेट की, तो रेट जाहिर सी बात है आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब कौन कौन से स्टेबल होते हैं हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे कि बात करें, पहला हमारा टर्सरी है, देन बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस हैं, देन एलाइलिक हैं, देन आपका सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है। तो उसी क्रम में जो आपके हैलाइड्स हैं, एल्किल हैलाइड्स हैं, वो आपके होंगे। अगर टर्सरी एल्किलाइड हैलाइड होगा और सेकेंडरी होगा तो जाहिर सी बात है टर्सरी एल्किल हैलाइड जो हैं आपके पहले रेट करेंगे, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो उसी ये क्रम है, टर्सरी एल्किल हैलाइड, देन बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड, देन एलाइलिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, और ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे भी। बात करें अगर हम लोग एक ही टाइप के अगर लेंगे तो ये होगा, लेकिन हमारे पास अगर अलग एल्किलहाइड्स हैं, मतलब आयोडाइड्स हैं, आपके क्लोराइड्स हैं, उस केस में Ri, देन RBr, देन RCl, देन RF, क्योंकि आयोडीन जो है वो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उसकी अच्छी होती है, वो पहले निकलता है। ठीक है, इसमें आपके बीटा H एलिमिनेशन, मतलब बीटा जो पहला है अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बीटा हो गया। तो बीटा ये दोनों है। ठीक है, तो किससे निकलेगा, क्वेश्चन ये है। तो बीटा जो हाइड्रोजन उससे निकलेगा जिससे निकलने के बाद बनने वाला एल्किन स्टेबल होगा, जो आपका सेटजेप रूल कहता है। तो सेटजेप रूल के हिसाब से आप बीटा हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, और वो बीटा पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं दूर हो, गामा हो या आगे हो, मतलब नहीं है। जस्ट जहां पे हैलाइड जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा, उसके बगल का, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, कहीं भी हो, उससे बगल का, उस बगल में जहां पर भी हाइड्रोजन एटम कम है वहां से निकालना है। ठीक है, लेकिन ये सब कब होगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद, उसमें रीअरेंजमेंट के बाद होगा। हम आगे जब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी है कि इसमें कार्बोकेटायन बनते हैं तो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज हैं। तो रीअरेंजमेंट जो है प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होगी। तो इसमें आपके जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देन फिनाइल्स होगा, देन मिथाइल होगा, ये पॉसिबिलिटीज होती है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट होना है। अब यहां से निकलने वाला है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, CH3 CH2 प्लस, ये तो बन गया। पर ये क्या है, ये प्राइमरी है क्योंकि ये केवल एक ही जुड़ा हुआ है कार्बन से। यहां होता तो क्या होता, ये सेकेंडरी होता। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से जो H शिफ्ट होगा। अब इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटीज तो H शिफ्ट की है। अगर इस पे हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों होता तो इसमें H होता। उसमें अगर हाइड्रोजन, मिथाइल और फिनाइल तीनों होते तो पहले हाइड्रोजन को करेंगे, देन फिनाइल को, देन मिथाइल को। तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड बोल दिया अभी से मैंने, CH3, यहां से H यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें बन गया है, अब आपका ये बीटा है और ये बीटा है। तो क्वेश्चन ये है मेन कि किससे आपको हाइड्रोजन निकालना है। ठीक, तो मैं क्या कहता था, सेटजेप रूल, वहां से निकालिए जहां पे हाइड्रोजन एटम कम होगा। यहाँ CH3 पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका CH3 C8 1 CH2, तो ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका मेजर होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, ये हमारा H CH3 H
CH3 और CH3, ये दो पॉसिबिलिटीज है इसमें, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि बात करें एल्कीन के केस में, अगर उसमें हमारा पास आइसोमरिज्म होता है तो ट्रांस इज द मोर स्टेबल। तो जो है ये आपका मेजर होगा, क्या, ट्रांस ब्यूट टू इन इज द मेजर प्रोडक्ट, देन सिस ब्यूट टू इन। अब जो एल्किन की स्टेबिलिटी को है आप अल्फा हाइड्रोजन से भी जान सकते हैं, आप उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रूल भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बना हुआ है तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसके बगल में देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्किन, बगल में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 हैं। तो जैसी बात है ये बनेगा, ये तो आपका सेट जेप रूल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इस केस में क्या होगा, अब इसमें डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हीट जरूरी है ना, अगर हीट नहीं होगा तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। याद रखिए ये जो साइन है हीट का वो जरूरी होगा, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे मैं एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल बना सकता हूँ। तो यहाँ से आपका Cl निकलेगा, यहाँ पे C प्लस होगा, यहाँ पे सॉरी CH2 है, यहाँ पे CH2 प्लस होगा, बट यहाँ पे जाएगा तो पॉसिबल है टर्शरी बनने की, तो ये टर्शरी बन जाएगा। टर्शरी बनने के बाद ये क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, CH3 और ये प्लस, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, हाइड्रोजन निकालना है। तो ये भी बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे था। अब यहाँ जुड़ने के बाद ये तीनों बन गया है निकलने के बाद, है ना। तो कहाँ से निकलेगा, आप जाहिर सी बात है तीनों जगह से निकल सकता है। तो उस केस में आपको कहीं से निकाल दो, तीनों तो एक ही है क्योंकि सब में 3 है। तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे जुड़ा है आपका क्लोराइड ग्रुप। ये बाहर निकल गया तो ये इस तरीके से बन गया। अब ये प्राइमरी है, ये जुड़ा हुआ है केवल एक कार्बन से। यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 टर्सरी हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये हो गया रीअरेंजमेंट। अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है आपको निकालने की। यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे जो है H2 है और यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है। तो आप जो H है वो आप यहाँ से 3 जगह से पॉसिबिलिटीज है, तो आप वहां से निकालें जहाँ पे कम होगा। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, बात एक ही है। हमने यहाँ से निकाल दिया आपका H, है ना, ठीक है। तो क्या बन गया, इस तरीके से बन गया, ठीक। तो ये हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग E2 रिएक्शंस देखते हैं। तो E2 रिएक्शंस की खास बात यह है कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं और हीट तो करेंगे ही ना, हीट तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस वेट नहीं करता कि पहले X निकले फिर वो H को निकाले, वो एक साथ स्ट्रॉन्ग बेस H को अपनी ओर खींचता है। अगर हम हीट करेंगे तो इलिमिनेट होता है, अगर हम हीट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। जो OH स्ट्रॉन्ग बेस में क्या निकलेगा, मान लो स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस आपका बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, जो जल्दी से OH नहीं दे सके। तो ये OH या तो इस H के साथ में जुड़ सकता है या इसको बाहर निकाल सकता है। तो हीट करेंगे तो बाहर निकालेगा, याद रखिए, और हीट नहीं करेंगे तो ये जहां बनेगा कार्बोटाइंस वहां पे निकालेगा। सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं और यहाँ पे होते हैं एप्रोटिक, क्योंकि प्रोटिक की जरूरत नहीं पड़ता ना, क्योंकि एक से बाहर निकल नहीं रहा है, वो वहीं पे है। तो पोलर प्रोटिक होने की वजह से जो आपका X है वहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो है बाहर निकलने की कोशिश करेगा और H को ये अपनी ओर खींचेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना शिफ्ट होगा। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं एक साथ होते रहते हैं। तो ये जो X का बॉन्ड टूटते रहता है और H जो है बेस की ओर अट्रैक्ट होते रहते हैं और ये बॉन्ड भी ब्रेक होते रहता है और यहाँ पे जो बॉन्ड है शिफ्ट मतलब डबल बॉन्ड बनते रहता है एक साथ। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसे बोलते हैं बेबी एल्कीन, जो कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये भी इसका सेम है। तो फिर अब लास्ट में निकलने के बाद बन जाता है बस एल्कीन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
अगर वो प्राइमरी मतलब जहां पे CH2 जहां पे X है ना उसके बगल से ही आपको H निकालना पड़ेगा। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। जहां पर भी CH2Cl है मतलब क्लोराइड ग्रुप है, उस कार्बन को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन पे, बीटा कार्बन वाले पे जो हाइड्रोजन होगा उससे आपको निकालना है। आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है इस केस में। देखते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो बेसिकली जाहिर सी बात है ये आपका E2 है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके RX और KOH पे दोनों में डिपेंड करेगा। ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, ठीक है। और ये जो अकर्स होता है किसमें होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चाहे आपके एल्कोहलिक NaOH हो, एल्कोहलिक KOH हो या NaNH2 अमोनिया के प्रेजेंस में हो, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं ये, ठीक है। हीट करेंगे तो निकालेगा, अगर हीट नहीं करेंगे तो वो जाके जुड़ेगा, रिप्लेस होगा एक तरीके से, ठीक। और ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है सेम एज ए E1। इसमें सिंगल स्टेप होते हैं, इसमें डबल स्टेप होते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन आयंस बनते नहीं तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है, इसमें बनते हैं वे भी एल्कीन बनते हैं। इसमें भी सेट-जेप रूल आपको लगा सकते हैं। आपको अगर बीटा से निकालना है, बीटा 2 जगह है, ठीक है, लेकिन वहां से निकालना जहां पे आपका H कम हो। सॉल्वेंट हम यूज करेंगे पोलर एप्रोटिक करेंगे, क्योंकि एप्रोटिक इसलिए करते हैं कि प्रोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको यहाँ पे सॉल्वेट नहीं करना है आपके X माइनस आयन को, हेलाइड आयन को, क्योंकि ऑलरेडी ये साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक। रेट सेम टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी हेलाइट्स पे होते हैं। बात करें अगर अलग हेलाइट्स की तो उसमें RI देन RBr देन RC देन RF सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। देखिए ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। तो फर्स्ट हम निकाल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये Br है, ये हमारा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Br, यहाँ से Br निकाल दो, ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ से H निकाल दो, खत्म। इसमें आपको कार्बन बनाना नहीं है तो क्या होगा, ये सिंपल ये है ना, ये आपका ये 1 ये 2 और ये 3 है ना, इसलिए ये 1 ये 2 और ये 3, ये क्या है, प्रोपीन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे CH3 मान चलते हैं ना, यहाँ पे CH2 है, तो कहाँ से निकालोगे H, ये तो अब अल्फा हो गया ना, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो वहां से निकालना जहां पे H कम हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ CH2 है, तो यहां से निकालना है। तो सेम क्या करोगे, यहां से निकाल दो इस तरीके से, है ना। तो ये जो है क्या है, ये ट्रांस है, ठीक है। ये 1 2 3 4 है ना, तो ये ट्रांस ब्यूट 2 इन ही बनेगा, ये मेजर बनेगा। उसके अलावा इसमें जो है ये भी बन सकता है, ये सिस है, ये क्या है, सिस फॉर्म है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका CH3 यहाँ पे CH है, यहाँ पे C बस है, तो यहाँ से H निकालेंगे। ये आपको बीटा, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा, यहाँ पे जैसे कम होगा तो क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ, बट ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं तो कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस पे नो बीटा हाइड्रोजन, याद रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे आपके रिएक्शंस विद द मेटल की ओर। सो इफ यू लाइक वीडियोस, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. Thank you, keep watching.